हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी जीके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, बिंदुसार से संबंधित और सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, इस तरह से हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य साम्राज्य है, यानी मौर्य वंश है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चाणक्य के सहायता से। ठीक है, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? ठीक है, चाणक्य के अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है और कौटिल्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? दोस्तों, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जो बहुत ही फेमस है, जो राजनीतिक पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो राजनीतिक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ठीक है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी, ठीक है, वो पड़ थी। ठीक है, पड़ मुद्रा बहुत ही प्रचलित मुद्रा थी। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने सबसे पहली बार जीता था? ठीक है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने सबसे पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो सबसे पहले बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त किए थे। ठीक, अगला प्रश्न है, मौर्य वंश से पहले मगध पर कौन राजा शासन कर रहा था? ठीक है, देखिए, मौर्य वंश से पहले मगध पर घनानंद शासन कर रहा था, जो नंद वंश का शासक था, जो बहुत ही अत्याचारी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था, जो सर्वाधिक शिक्षा का केंद्र था और बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? ठीक, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का वो सेनापति था। ठीक है, तो इसने 305 ईस्वी में हराया था। ठीक, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी किसके साथ की थी? ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर जो था, जो सिकंदर का सेनापति था, तो वो अपने पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। ठीक, आगे देखेंगे, सेल्यूकस निकेटर ने संधि के शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और संधि होती है। उस संधि के अंतर्गत वो 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकराना, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म को अपनाया था। ठीक, और आगे हम देखेंगे, जब अशोक किससे दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से दीक्षा लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ठीक है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम इंडिका है। ठीक है, इसमें बताया गया कि मौर्य साम्राज्य में समाज जो है 7 भागों में विभाजित था। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था, तो वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 भागों में विभाजित था। ठीक, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ठीक है, ब्राह्मण, इस तरह से विभाजित था। लेकिन मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि समाज 7 भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध का वर्णन कौन किया था? तो इन दोनों के बीच का युद्ध का वर्णन
एम्पियानस ने किया था। किसके बीच के युद्ध का वर्णन? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। ठीक। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी उपहार में दिया था? ठीक है, पूछ रहा है किसके अनुसार, मतलब किस इतिहास के अनुसार जब सेल्यूकस निकेटर हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से तो 5000 हाथी उपहार में दिया था? तो प्लूटार्क के अनुसार। ठीक है, प्लूटार्क एक इतिहासकार है। आगे देखेंगे, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ठीक है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त के ग्रंथ में। ठीक। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ? ठीक है, जो पाटलिपुत्र में स्थित, पाटलिपुत्र पटना में है। ठीक है, वर्तमान पटना में पाटलिपुत्र था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक महल बना था जो लकड़ी का बना था। ठीक, ये इस महल के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि ये विश्व का सबसे खूबसूरत महल था। ठीक है, तो ये लकड़ी का बना हुआ था, आंसर है लकड़ी का। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपनी राजधानी बनाई थी। और नेक्स्ट है, किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव उत्तर भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव उत्तर भारत तक फैला हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में इस शब्द का प्रयोग हुआ है कि चंद्रगुप्त वृषल या निम्न कुल के थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है? ठीक है, तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया है? ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण के अधिकारी को, ठीक है, कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? ठीक है, किस जैन ग्रंथ में जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? ठीक है, तो परिशिष्ट वर्मन। ठीक है, परिशिष्ट वर्मन एक ग्रंथ है, इसमें जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख है। ठीक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक होंगे। ठीक। आगे देखते हैं, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर 298 ईसा पूर्व बैठे थे। ठीक। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, अमित्रघात से क्या तात्पर्य? अमित्रघात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी शत्रु विनाशक। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था। और आगे चल के अशोक देखेंगे तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आजीवक संप्रदाय का। ठीक। अगला प्रश्न है, किसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? ठीक है, तो एक डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। और अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ 2 विद्रोह हुए थे? ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसको पहले सुसीम गया था दबाने के लिए, बाद में अशोक को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? ठीक है, तो अशोक को भेजा था, पहले सुसीम को फिर बाद में अशोक को। अगला प्रश्न है, एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या भेजने के लिए प्रार्थना किया था, यानी क्या मांगा था? ठीक है, तो उसने मांगा था मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था। ठीक है, तो उसने मदिरा और सूखे अंजीर तो पहले दे दिया, लेकिन दार्शनिक के लिए पहले इनकार कर देता है, लेकिन बाद में फिर भेजता है। ठीक। अगला प्रश्न है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? ठीक है, तो बौद्ध विद्वान बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे तारानाथ, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक। अब अगला प्रश्न देखेंगे, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था।
ठीक है, उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं लेकिन अशोक राजा बनता है। ठीक। अगला प्रश्न है अशोक मगध के गद्दी पर कब बैठा? ठीक है, अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आगे देखेंगे गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो गद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। उसके बाद बिंदुसार की मृत्यु होती है, फिर आता है, युद्ध लड़ता है, 4 साल तक संघर्ष करता है, फिर राज्याभिषेक कराता है 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? देखिए कई अभिलेख मिले हैं अशोक के, और अभिलेखों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक अशोक ही है। ठीक है, तो इसने जितने भी अभिलेख बनवाए हैं सब पे अपना जो भी निर्णय है, जो भी उपदेश थे, सब अभिलेखों को दिया है। ठीक है, तो इसके कई अभिलेखों पर अलग नाम मिलते हैं, लेकिन कुछ अभिलेख जो है जिस पर अशोक का अशोक नाम मिला है। ठीक है, तो वो अभिलेख है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, जिस पर अशोक नाम मिला हुआ है। ठीक है, बाकी कहीं प्रियदर्शी इस तरह से नाम मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? देखिए पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, इसमें अलग नाम मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं आक्रमण के पहले कलिंग की राजधानी क्या थी? देखिए आक्रमण के पहले कलिंग की राजधानी तोसली थी, बाद में भी तोसली ही रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फियस यानी टालमी द्वितीय ने किसे अशोक के दरबार में भेजा था? तो डायनीसियस को अशोक के दरबार में भेजा था। ठीक, अगला प्रश्न है अशोक किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। ठीक है, और यहीं से बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अगला प्रश्न है अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए कहाँ 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो अशोक देखिए बौद्ध धर्म का अशोक था, लेकिन सभी धर्मों का उन्नत चाहता था, और आजीवक संप्रदाय के लिए इसने गुफा बनवाया था, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के इसके पिता आजीवक संप्रदाय के थे, मतलब बिंदुसार आजीवक संप्रदाय थे। ठीक है, तो उनके लिए गुफा बनवाया था बराबर की पहाड़ियों में। ठीक, अगला प्रश्न है बराबर के पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं का क्या नाम है? तो देखिए उन 4 गुफाओं का नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व। ठीक है, अगला देखते हैं अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सा गुफा प्रदान किया था? ठीक है, अशोक की तरह इसने भी आजीविकों के लिए गुफा प्रदान किया था। ठीक है, तो वो नागार्जुन गुफा था, आंसर होगा नागार्जुन गुफा। अगला प्रश्न है अशोक के माता का क्या नाम था? ठीक है, अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार की बहुत सारी पत्नी थी, उसी में से एक थी सुभद्रांगी, सुभद्रांगी का पुत्र था अशोक। ठीक, अगला प्रश्न है अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? ठीक है, देखिए अशोक जो है कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म परिवर्तन करने के बाद बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में इतना ज़्यादा लीन हो गया कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका तक भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, और वहाँ श्रीलंका का राजा बौद्ध धर्म को अपना भी लेता है। ठीक है, तो श्रीलंका भेजा था, आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया था, और भारत में टोटल अशोक के शिलालेख 14 शिलालेख मिले हैं, 7 स्तंभ लेख मिले हैं। ठीक है, 4 गुहा लेख मिले हैं, और 84,000 स्तूपों का इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये सब अलग अलग जगहों से प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको भी अभी आगे देख रहे हैं। अगला प्रश्न है ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का जितने भी अभिलेख हैं वो भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर आता है क्वेश्चन कि ये अभिलेख कहाँ से मिले हैं, ठीक है, अगर ये पता है कि वो भारत से है तो समझ लिए ब्राह्मी लिपि के। ठीक, अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? देखिए खोज किसी ने और किया है, लेकिन पढ़ने का अवसर किसी और को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंतेलर ने किया था। ठीक है, और ठीक 87 साल बाद पढ़ने का जो अवसर प्राप्त होता है, जो पढ़ता है उनका नाम है जेम्स प्रिसेम्स। ठीक है, उसको अभी आगे देख रहे हैं। आइए अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो शिलालेख की संख्या 14 है।
और अशोक का शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले किसे सफलता मिली? तो जेम्स प्रिसेम्स को 1837 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पहले वाले में ही शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख है? ठीक है। तो 7वें अभिलेख में अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। ठीक है। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया में और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं धर्म परिवर्तन की बात कही गई है? तो 13वें शिलालेख में धर्म की बात और कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक। अब अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? देखिए, शिलालेख की संख्या 14, स्तंभ लेख की संख्या 7 है। ठीक है। अगला है, अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? ठीक है। रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? देखिए, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेई अभिलेख है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से देखिए बाकी शिलालेखों पर प्रशासनिक उल्लेख मिलते हैं लेकिन इस पर आर्थिक उल्लेख मिलते हैं। ठीक है। और बौद्ध के जन्म का प्रमाण भी इसी शिलालेख पर मिलता है, रुम्मीदेई शिलालेख पर। ठीक। अगला है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा है? तो 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है और सबसे छोटा रुम्मीदेई अभिलेख है। ठीक। अगला प्रश्न है, अशोक के समय में साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। ठीक है। आगे देखेंगे, और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? प्रांतों के शासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे, क्योंकि राजा का पुत्र ही प्रांत का शासक बनता था और वो अगला राजा बनने का अनुभव भी प्राप्त करता था। इसी तरह नेक्स्ट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण थी, ग्राम था, जिसका देखरेख करने वाले को ग्रामीण कहा जाता था। अगला, ग्राम की मुखिया का क्या कहते थे? तो ग्रामिक कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक के समय में बिक्री कर के रूप में मूल्य का, देखिए बिक्री कर के रूप में 2 बार हो गया। ठीक है। अशोक के समय में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? ठीक है। तो कर जो है 10वां भाग वसूला जाता था, बिक्री कर का मूल्य का 10वां भाग। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ठीक है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? ठीक है। देखिए, ग्राम पर आधार पर भी न्यायालय होता था, जनपद के आधार पर भी न्यायालय होता था। ठीक है। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहते थे। ठीक है। एक तरह जज होते थे, ठीक है, इनको राजू कहा जाता था। अगला, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे और भूमि कर वसूलने वालों को सीताध्यक्ष कहते थे। अगला प्रश्न है, बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहते थे? ठीक है। तो कोई ज़मीन ऐसी होती थी कि बिना वर्षा के भी अच्छी फसल देती थी, तो उस तरह के भूमि को आदेव मात्रिक भूमि कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहते थे? ठीक है। उस समय भी वेश्यावृत्ति प्रचलित था, तो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाले महिला को रूपा जीवा के नाम से जानते थे। रूपा जीवा, आंसर होगा रूपा जीवा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यानी प्रिय पत्नी में कारुवाकी थी। ठीक है, नाम था कारुवाकी, आंसर होगा कारुवाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो मगधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, अशोक का अन्य नाम क्या था? ठीक है, अशोक के शिलालेखों से अन्य नाम मिले हैं, वही पूछ रहा है अशोक का अन्य नाम क्या था? तो अशोक को प्रियदर्शी और देवानी प्रिय के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये अलग अलग अभिलेखों पर मिले हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? देखिए 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग विजय किया और वहाँ से इसका मन विचलित हो गया, बहुत ज़्यादा खून खराबा देखकर, और वहाँ से ये भेरी घोष को त्याग कर धर्म घोष को अपना लेता है। ठीक है, यानी तलवार को त्याग कर ये धर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। ठीक है, धर्म को स्वीकार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म को ये स्वीकार करता है। ठीक है, आंसर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है,
अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्रयुक्त भाषा प्रकृति थी, लेकिन लिपि अलग अलग थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ठीक है, तो मगध का सम्राट अशोक ने भाब्रू अभिलेख यानी भाब्रू स्तंभ में बताया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारत के अलग अलग राज्यों में अशोक के शिलालेख मिले हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी एक अशोक का शिलालेख मिला है, वो कालसी में। ठीक है, कालसी स्थान का नाम है, तो कालसी पर शिलालेख मिला है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और ये बहुत ही फेमस स्तूप है। ठीक, नेक्स्ट है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ से मिलता है? ठीक है, तो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण भवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर, ठीक है, विदिशा के गरुड़ स्तंभ से मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ठीक है, सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से या एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो शासक भानुगुप्त रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन सिक्कों को आहूत सिक्के या आहत सिक्के कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? ठीक है, साहित्य में क्या कहा गया है? साहित्य में कासारपा कहा गया है। ठीक है, और कौन सा मुद्रा प्रचलित था? पड़ मुद्रा प्रचलित था। अगला है कि कौन सा मौर्य राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो वो राजा अशोक है, जो प्रायः जनता की सेवा के लिए तैयार रहता था। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के कौन से शिलालेख में, ठीक, अशोक के कौन से शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं? ठीक है, तो अशोक का शिलालेख जो है दूसरा और 13वां शिलालेख संगम राज्य के बारे में जानकारी देती है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने श्रीनगर की स्थापना की थी? तो अशोक ने नेपाल में पत्तनम नगर का स्थापना किया था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था, जो कश्मीर का राजधानी है। तो अशोक ने किया था। ठीक है, आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वो शासक है तिस। ठीक है, इसने अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिणी भारत में परिवर्तित हुई थी? ठीक है, वो ब्राह्मी लिपि थी जो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि किस स्थान से अशोक स्तंभ बनाने के लिए पत्थर लाया जाता था? तो वो चुनार से लाया जाता था, जो मिर्जापुर के पास है। ठीक है। अगला है, बिष्टी क्या है? तो बिष्टी मौर्यकालीन बेगारी थी। ठीक है, बेगारी के लिए या बेरोजगारी के लिए बिष्टी शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला है, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में क्या विशेषता थी? ठीक है, तो अशोक के समय पैतृक निरंकुशवाद ये विशेषता थी। ठीक है, ये लास्ट रहा। देखिए, मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन थे हमने बना लिए। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िए, अगर आपको याद नहीं है तो याद हो जाएगा और इससे हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें।